ड्रामा के स्टार्टिंग में रूमी हुओ के साथ क्लब में रोमांस कर रहे होती है। वहाँ पर उसे बहुत बार उसकी फियांसे गू का कॉल आता है, बट वो फ़ोन नहीं उठाती है। अगली मॉर्निंग उसकी नींद उसकी फ्रेंड के कॉल से खुलती है। वो उसे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए मेल मॉडल बुक किया था, तुम गई नहीं। रूमी ये देख के शॉक्ड हो जाती है। तो कल रात वो किसके साथ थी? तभी हुओ वहाँ पर जगता है। रूमी को ऐसा लगने लगता है कि हुओ कोई दूसरा मेल मॉडल है। वो अपनी फ्रेंड का फ़ोन कट करती है। हो यहाँ पर रूमी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाह रहा था, लेकिन रूमी उसे पैसे ऑफर करते हुए कहती है कि हमारा रिलेशन आगे नहीं बन पाएगा। बेहतर होगा कि कल के सर्विस के लिए मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, तो अब तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे। हो यहाँ पर ये सोचता है, वैसे भी वो रूमी से जल्दी ही मिलने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पर बेहतर होगा कि वो फ़िलहाल उसे अपनी आइडेंटिटी ना ही बताए। रूमी रेडी वेडी होके वहाँ से जाने लगती है। वो उससे पूछता है, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारा पपी नहीं बन के रह सकता? रूमी कहती है, नहीं, मेल मॉडल्स का रूल है ना, वन नाइट स्टैंड, उसके बाद टाटा बाय बाय। वो सिर्फ स्माइल करके रह जाता है। रूमी सोचती है, इस लड़के ने उसे इतने ज़्यादा लव बर्ड्स क्यों ही दे दिए हैं। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली सिस्टर जीजी रूमी को प्रोवोक करने के लिए कह रही थी, कह रही, कल रात तुम कहाँ थी? तुम्हारे फियांसे गू कल पूरी रात मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर रूमी उसे ये वॉइस नोट सुनाती है, गू से भेजा है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और जीजी और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा। जीजी ये सुनते ही गुस्सा करने लगती है। रूमी उसे कहती है कि मैं जब चाहूँ गू से शादी कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैंने अपने लिए दूसरा बंदा ढूंढ लिया है। जीजी जब भी देखती है कि रूमी की बॉडी पे लपेट है, तो वो कहने लगती है, तुम कल रात किसी और लड़के के साथ थी? लाइक लिटरली। रूमी उसे कहती है, मुझे कचरा अपने पास रखने का कोई शौक़ नहीं है और मुझे कोई दूसरा इंसान मिल गया है जो कि मुझे गू से कहीं ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर रहा है, तो भला मैं उस गधे के साथ क्यों ही रहने वाली हूँ। जीजी यहाँ पर जानबूझकर उसे और ज़्यादा परेशान कर रही होती है। तभी यहाँ पर गू आने लगता है, तो वो ये बात सुनता है कि रूमी कल रात किसी लड़की के साथ थी। वो सुनते ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। रूमी हंसते हुए कहती है, जिस रात तुम मेरी बहन के साथ रोमांस किए थे, उसी रात मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका था। तो अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे मैं कितना भी तुमसे प्यार करती होंगी पहले, अब वो चीज़ ये ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर गू को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। पिछले 8 साल से दोनों एंगेज थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे, और रूमी इस तरीके से अब उसे धोखा दे रही है। उसे ये नहीं दिख रहा है कि पहले चीटिंग उसने किया था। जीजी गिर के रोने धोने की एक्टिंग करने लगती है, तो गू उसे संभालने के लिए जाता है। वो रूमी पर गुस्सा कर रहा था कि वो जीजी जैसी सीधी सादी लड़की को परेशान क्यों ही कर रही है। तभी वहाँ पर रूमी उसे कहती है, मैं तुम लोगों के ड्रामे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो गुस्से में आकर के जीजी को इस तरीके से पानी फेंक देती है ताकि उसने जो बुली करने का उसे ब्लेम लगाया है वो एक्चुअल में पूरा हो सके। फिर वो जब वहाँ से अगली सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी, तो उसके फादर और उसके स्टेप मदर उस पर गुस्सा कर रही होती है। उनका कहना था कि वो ऐसा उनके साथ कैसे बिहेव कर रही है। रूमी की मोम को इन लोगों ने पागल करार करके पागल खाने भेज दिया था, और वो लोग रूमी को उसकी मोम से मिलाने के बहाने का लालच दे करके हमेशा ही इस तरीके से उससे काम कराया करते थे। उसके फादर अब रूमी की हरकतों से तंग आ चुके थे, और अब वो अपनी बेटी जीजी को कहते हैं, छोड़ो उसे, तुम ना अब कंपनी जाने का प्लान करो। वो रूमी की जगह जीजी को देना चाहते थे ताकि इनसे इनका फ़ायदा ही हो। अब यहाँ पर रूमी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि कंपनी यहाँ पर जीजी नहीं संभाल सकती है। वो चुपचाप वहाँ से फ़ोन पर बात करते हुए चली जाती है। जीजी को लगने लगता है कि रूमी को औकात दिखाने का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो गया है। अब वो हर बात पर मुझे ऐसे नीचे दिखाने लगे। उसके फादर उसे समझाते हैं कि मिस्टर हु यहाँ पर शहर में आ चुके हैं और तुम्हें मन लगा कर उन्हें इम्प्रेस करना होगा और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाना होगा। दूसरी तरफ रूमी क्लब में
बिजनेस के बारे में बात करके लौट रही थी तो वो हुआ से टकराती है। तभी वहाँ पर गो भी आ जाता है। वो उन दोनों को साथ में देख करके गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि लड़का कौन है और रूमी इसके साथ क्या कर रही है। रूमी हंसते हुए कहती है, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिजी है वैसे ही ये मेरा पार्ट टाइम लिटिल पपी है जिसे कि मैंने अपने लिए रखा हुआ है। वो समझ जाता है कि उसने उसे पैसे देकर के अपने साथ रखा हुआ है। वो हु को धमकी देते हुए वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, वरना उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा गो की वजह से। हु हंसते हुए कहता है, बेटा तुम में इतना दम नहीं है कि तुम ऐसा करा सको। उसने यहाँ पर गार्ड्स को कॉल कर दिया था। गार्ड्स यहाँ पर आते हैं और वो लोग गो को वहाँ से लेकर के जाते हैं ताकि रूमी को वो परेशान ना कर सके। उसका मैनेजर भी वहाँ पर आता है और वो हु के कहने पर उसे जॉब से निकाल देता है। अब रूमी को इस बात का रिग्रेट हो रहा होता है कि उसकी वजह से हु को जॉब से निकाल गया है, तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। हु यही तो चाहता था, तभी तो वो ये सब कुछ प्लान कर रहा था। रूमी उसे एक नया फ्लैट पे लेकर के जाती है और हु को कहती है कि आज से वो यहीं रहने वाला है। हु उसे कहता है, और तुम? रूमी कहती है, जब मुझे समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने के लिए आते रहूँगी। हु उसे कहता है, यहीं रुकने के लिए? वो बोलता है कि मुझे अकेले डर लगता है। रूमी कहती है, और मेरे रहने पर तुम्हें डर नहीं लगेगा? वो कहता है, तुम्हारे रहने पे डरने का मौका ही कहाँ मिलेगा, हम बिजी रहेंगे। ये बोलते हैं वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह रूमी मस्त सो रही होती है, तभी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेकर के आता है। रूमी की लाइफ में ऐसा कभी किसी ने उसके लिए नहीं कहा था और उसे हुओ के साथ रहना अब अच्छा लग रहा होता है। सोच रही थी कि हुओ में कुछ तो अलग है। वो उसे पैसे ऑफर करते हुए कहती है कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है, तो वो पैसे रख लेता है। रूमी ऑफिस जा रही होती है तो वो उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। प्यार से उसे किस करते हुए कहता है कि जल्दी ही हम वापस से मिलेंगे। रूमी इस बात का मतलब नहीं समझ पाती है। उसकी जाते ही यहाँ पर हुओ के सेक्रेटरी उसे रिसीव करने के लिए आ जाते हैं। उसके सेक्रेटरी को भी सब कुछ पता था। दूसरी तरफ हम लोग रूमी को देखते हैं। ऑफिस में जाती है तो यहाँ पर जीजी भी आए हुए थे। उसके डैड बताते हैं कि तुम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हो और हो के से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आना है उनकी कंपनी के लिए। जीजी यहाँ पर एक्साइटेड होकर के रूमी को कह रही थी, बहन मैं कम्पीट नहीं करना चाहती, वो तो डैड कह रहे हैं गो का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे बोल करके वो यहाँ पर उसके डैड को बोल रही होती है और रूमी को लग रहा था कि वो जेलस फील कर रही हुए। रूमी उसे कहती है, अगर तुम में इतना दम है तो जाओ वो से प्रोजेक्ट लेके आओ, मैं भी देखती हूँ। फिर रूमी अपना कंपनी में काम करने लगती है। उसकी फ्रेंड को वो कह रही होती है कि एक्चुअल में वो उसका जो फ्रेंड है ना उसका भाई है वो, जो कि कंपनी का प्रोजेक्ट के लिए लाने का बात हो रही है। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है, भाई मेरा भाई किसी की बात नहीं सुनता है, कहना बेकार है। एक्चुअल में वो और रूमी बचपन में फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन ये बात रूमी को ध्यान नहीं था, बात काफ़ी बचपन का है। उसकी बेस्ट उसे कहती है कि फिर भी मैं यहाँ पर अपने भाई से तुम्हारे लिए बात करने की कोशिश करूँगी। अगर वह तुम्हारे कंपनी को प्रोजेक्ट दे देता है तो फिर तो अच्छी बात है। रूमी के लिए ये प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था, तभी वह कंपनी में अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख पाएगी। वो वहाँ से निकल रही होती है तो वो हुओ के बारे में ही सोच रही थी। वो उसे मैसेज करता है उसे किस टाइप के ड्रेसेस पसंद है, जैसे ड्रेसेस वो पहन करके घर पर उसका इंतज़ार करेगी। रूमी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में रिलेशनशिप में ही है, लेकिन हुओ के साथ उसका कोई रिलेशन पक्का नहीं था। घर जाने से पहले वो एक पार्टी में जाती है। उस पार्टी में यहाँ पर गू और जीजी भी आए हुए थे। गू रूमी को देख करके बात करने के लिए चले जाता है। वहाँ पर गू कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूमी कहती है, ऑफिस से बात, एक कंपनी की पार्टी है, मैं तो आऊँगी ही। जीजी कहती है, देखो बहन तुम बुरा मत मानना, गलत मत मानना, गू यहाँ पर मुझे कुछ बिजनेसमैन से मिलाने के लिए लेके आए। रूमी कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, बस बार बार मुझे परेशान करना तुम लोग बंद करो तो तुम दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन गू और जीजी रूमी का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। इधर हु की एंट्री हो रही होती है, जहाँ पर कि हु मिस्टर हु बन के यहाँ पर आ रहा था। उसे नहीं पता था कि रूमी एक्चुअल में इस पार्टी में आई हुई है। गो यहाँ पर रूमी से लड़ रहा होता है उसके साथ ये ड्रामा करने के लिए, तभी हुआ यहाँ पर आता है। लेकिन इससे पहले कि रूमी की नज़र हुओ पे पड़े, हुओ की नज़र रूमी पे पड़ जाती है और वो अपने सेक्रेटरी को आगे कर देता है।
नहीं चाहता था कि रूमी ऐसे सिचुएशन में उसकी आइडेंटिटी जाने, वरना वो उसे छोड़ भी सकती है। उनका रिलेशनशिप अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। कोई यहाँ पर मिस्टर हु को पहचान नहीं पाता है और सब उसके सेक्रेटरी को तो पहचान ही रहे होते हैं। रूमी सोचती है अभी तक मेरी बेस्टी का भाई यहाँ पर आया नहीं है। उसका प्लान था आज उसकी बेस्टी के भाई से बात करके कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलने के लिए, लेकिन वो प्लान भी पूरा नहीं हो पाया था। दूसरी तरफ सारे इसी बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और जीजी सोचती है मुझे कुछ ना कुछ रूमी को हराने के लिए करना ही पड़ेगा, वरना अगर गू का प्रोजेक्ट उससे मिल गया तो फिर मेरे लिए तो लॉस ही है। इधर वो गू से उसको हेल्प लेने के लिए कहती है। गू कॉल के बहाने वहाँ से खिसक लेता है। जीजी भी समझ रही थी कि अब गू का इंटरेस्ट उसमें कम होते जा रहा है और रूमी की तरफ वापस से जा रहा है। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुस्से में आकर के सारे वाइन के ग्लास वो रूमी के ऊपर ही गिराने वाली थी, लेकिन तभी वो बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाता है। ग्लासेस से उसके पीठ पर कुछ स्क्रैचेज आ जाते हैं। ये देखते ही रूमी परेशान हो जाती है और हुओ को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, लेकिन जीजी उसे रोक करके ड्रामा कर रही होती है कि तुमने यहाँ पर इन ग्लासेस को तोड़ा है। रूमी कहती है कि सीसीटीवी निकल गया ना तो जेल जाना पड़ेगा। यहाँ पर गो आने लगता है। जीजी रूमी की कंप्लेन कर रही थी तो हुओ भी वैसे ही करने लगता है। रूमी को कहता है उसे इतना पेन हो रहा है। रूमी यहाँ पर हुओ का केयर कर रही होती है। गू जब उसे रोकने का कोशिश करता है और हुओ से दूर रहने के लिए बोलता है तो रूमी उसे कहती है तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझे रोकने की, ये बात तो तुम बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हो। ऐसा कहते हुए वो हुओ को वहाँ से लेकर के जाता। सबको डाउट होने लगता है गू और जीजी के बीच में आखिरकार क्या रिलेशनशिप चल रहा है। जीजी यहाँ पर गू से शादी करने का प्लान कर रही होती है, लेकिन गू ने अभी तक उससे शादी करने के बारे में हाँ नहीं कहा था। जाने से पहले उन्हें उनकी असलियत दिखाने के लिए रूमी यहाँ पर पीछे प्रोजेक्टर पर वीडियो चलाते थे जिसमें कि गू और जीजी इंटीमेट हो रहे हैं। जीजी का ये मानना था कि ये वीडियो फेक है। उसके गू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। गू भी रूमी पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वो पब्लिक पर डिसीजन लेने के लिए छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल जा कर के वो हुओ का फिक्र कर रही होती है। उसकी वजह से हुओ यहाँ पर इंजर्ड हुआ था। वो उसे कहता है कि वो गू के लिए अब कुछ फील तो नहीं करती ना। रूमी कहती है कि मेरे मन में पहले भी गू के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ ग्रैंडफादर की ज़िद की वजह से मुझे उससे इंगेज होना पड़ा था। वो दोनों वहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं। रूमी का कॉल भी आता है, वो उसे कॉल अटेंड नहीं करने देता। थोड़ी देर बाद वो रूमी को शहर से दूर एक जगह लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने उसके लिए फायरवर्क्स वगैरह अरेंज कराए थे। ये देख करके रूमी काफ़ी इमोशनल और खुश हो जाती है। भले हुओ को उसने एक मेल मॉडल बना करके रखा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक सिंसियर बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा होता है। रूमी का पसंद नापसंद का ख्याल रखना, टाइम टाइम पर उसे सरप्राइजेस देना, ये सारी बातें रूमी को हुओ की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि जब रूमी घर पहुंचती है तो जीजी अपनी फैमिली को कंप्लेन कर चुकी थी कि रूमी ने उसे किस तरीके से स्लैंडर किया और वो वीडियो फेक है। उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ पर कंपनी भी जीजी को छोड़नी पड़ेगी और अपना फियांसे भी। रूमी इतनी पिटाई के बाद भी हंसने लगती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हुओ की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट उसका मैनेजर लेकर के आता है। शुरुआत में तो उन्हें लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जीजी के लिए आया है, लेकिन वो मैनेजर कहता है कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट रूमी के लिए आया है और तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जब रूमी के इस पर सिग्नेचर होंगे। जीजी को ये देख करके जेलस होने लगता है कि रूमी में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि हुओ जैसे इंसान भी उसे ही प्रोजेक्ट दे रहा है। उसे इन सारी चीज़ों से बहुत गुस्सा आता है। उसके फादर उसे काम डाउन रहने के लिए कहते हैं क्योंकि फ़िलहाल कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट मैटर करता था, ना कि ये प्रोजेक्ट किसके नाम पर आया। रूमी हंसते हुए अपने फादर से कहती है अफसोस, तुम मुझे अब भी कंपनी से नहीं निकाल पाओगे और कल चल कर के कंपनी मेरी ही होने वाली है। रात में रूमी अपने कमरे में अपनी बेस्टी से जाके बात करती है, सोचती है उसे थैंक्स बोल दे। उसके कहने पर हुओ ने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, लेकिन उसकी बेस्टी कहती है मैंने अपने भाई को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नहीं बोला।
वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है, वैसे तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? रूमी कहती है वो मेरी फैमिली वालों ने मेरी पिटाई की है। उसकी फ्रेंड ये सुन करके उसकी फैमिली वालों पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर हो भी आ जाता है। जब वह बात सुनता है कि रूमी को उसकी फैमिली पिटाई कर रही थी तो वो सब कुछ छोड़ करके रूमी को देखने के लिए निकलता है। उसकी बहन को समझ नहीं आता इसे क्या हो गया। दूसरी तरफ जीजी अपनी मॉम से कंप्लेन कर रही थी। उसकी मॉम उसे काम डाउन करते हुए कुछ नए ट्रिक्स बताती है। इधर रूमी की बॉडी पर बहुत ज़्यादा चोट लगे हुए थे। वो उसे कॉल करते तो वो सोच रही थी कि वो इतनी लेट उसे क्यों कॉल कर रहा है। फ़ोन करके वो बोलता है कि वो घर के बाहर है। रूमी देखने के लिए जाती है। वो उसे कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था तो उसे लेने के लिए आया हुआ है। रूमी उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। वो रूमी को नहीं बताता है कि रूमी को चोट लगा है, ये बात उसे पता है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक छोटू सा चॉकलेट खाने के लिए देता है। वो दोनों घर लौटते हैं जहाँ पर कि वो रूमी को कुछ देर यहीं पर बैठने के लिए बोलता है। फिर वो उसके लिए इस तरीके से मेडिसिन बॉक्स लेकर के आता और बोलता है तो मैं तुम्हारे चोट पर दवा लगा देती हूँ। रूमी सोचती है इसे कैसे पता कि मुझे चोट लगा है, बट फिर वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है। वो यहाँ पर उसका केयर करने लगता है और वो बोलता है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ वो उसके डैड को किडनैप करवा लेता है और उसकी ज़बरदस्त पिटाई लगवाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है जिस वजह से वो देख नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में उसकी पिटाई करवा कौन रहा है। लेकिन वो कहता है कि बस रूमी से तुम दूर रहना। अगले दिन वो रूमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके लिए लंच भी पैक करके देता है। रूमी को इन चीज़ों की आदत नहीं थी, इसी वजह से वो हुओ को धीरे धीरे लेकर के अब सीरियसली लेने लगी थी। ऑफिस जाती है तो गु उससे बात करने के लिए आता है और कह रहा होता है कि माना मुझसे गलती हो गई बट एक मौका तो मैं डिज़र्व करता हूँ। रूमी उसे कहती है मुझे तुम्हारे इस ड्रामे से कोई मतलब नहीं है, मैंने तुमसे अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर लिया। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। जीजी गु को ये समझाने के लिए आती है कि रूमी ऐसी ही है और वो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली है। वो गु को फंसा कर रखना चाह रही थी ताकि उसका काम हो सके। दूसरी तरफ रूमी को आज लेट होने वाला था तो वो को मैसेज डाल देती है, लेकिन जैसे वो लिफ्ट में जाती है तभी उसे कोई किडनैप करके लेके जाता है। ये जीजी और उसकी मॉम का प्लान था गु को ये दिखाने के लिए कि रूमी कितनी बुरी है और वो दूसरे लड़कों के साथ अफेयर चलाते रहती है। यही बात जाकर के जीजी गु को बता रही होती है, कहती है कि चलो मैं तुम्हें रूमी का असली रूप दिखाती हूँ। वो उसे होटल लेकर के जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पर रूमी को जब होश आता है तो कमरे में हुआ था, क्योंकि उसने उस बदमाश इंसान को उस कमरे से बाहर निकाल दिया था। हुओ को पता चल गया था अपने सेक्रेटरी के थ्रू कि रूमी को कोई किडनैप करके लेकर के जा रहा है, तो वो जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए वहाँ पहुँच गया था। रूमी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थी कि अच्छा है जो हुआ यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ गया, वरना ना जाने अभी उसके साथ क्या होता। और जैसे ही इधर गौर जीजी कमरे का दरवाज़ा अंदर खोल करके जाते हैं तो वो देखते हैं उसके डैड एक्चुअल में किसी और लड़की के साथ है। साथ ही में यहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ चुके थे। उसके डैड को अपनी बीवी को धोखा देने का कोई गम नहीं था। जीजी शौक थी, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में उसके डैड उसे धोखा दे रहे हैं। गु कहता है कि तुम ये दिखाने के लिए लाई थी। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हु और रूमी दोनों साथ में थे। वापस से हु को रूमी के साथ देख करके गु गुस्सा करने लगता है, लेकिन रूमी यहाँ पर हु को प्रोटेक्ट करती है और कहती है मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही, तो बेहतर होगा तुम मेरे बंदे को हाथ लगाने की गलती मत करो, और हाँ मैं हु के साथ हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। जीजी यहाँ पर और ज़्यादा रूमी की बुराई करने लगती है और इधर हो रूमी को जब अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बोलता है तो रूमी इस बात को सोचने लगती है और उसे कुछ और वक्त चाहिए था हो को जानने परखने के लिए कि क्या एक्चुअल में हो उसके लिए परफेक्ट है या नहीं। लेकिन हाँ, रूमी ये जानती थी कि हु उन लोगों में से है जो कि एक्चुअल में उसका अच्छा चाहते हैं, इसी वजह से वो हु को रिजेक्ट भी नहीं कर पा रही होती है। वो दोनों वहाँ से घर लौटते हैं और इधर हम लोग जीजी को देखते हैं। वो जा करके अपनी मॉम से कंप्लेन कर रही होती है कि उनका तो प्लान ही फेल हो गया और डैड को उसने चीट करते हुए देखा, फिर भी उसकी मॉम को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कहती है कि वो बस एक अमीर इंसान की वाइफ है, यही उसके लिए मैटर करता है, चाहे वो कहीं भी मुँह काला करे उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीजी को भी वो काम डाउन रहने के लिए कहती है और ये प्लान फेल हो गया तो क्या हो गया। वह रूमी के खिलाफ कुछ और प्लान उसे बताती है जो सुन करके जीजी काफ़ी खुश हो जाती है और इस बार उसे भरोसा था कि वो तो ये प्लान जीतने ही वाली है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रूमी जब घर जाती है तो वो उसे ऐसे रोमांटिक सा ड्रेस पहन करके दिखाता है और वो उसे इस ड्रेस में देख करके इम्प्रेस ही हो जाती है। लगता है ये आजकल कैट वाला ड्रेस कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है और वो इस तरीके से पहन के आता है वो ड्रेसेस। आफ्टर दैट दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि रूमी जगती है, हुआ से पूछता है कल रात का परफॉर्मेंस कैसा था। रूमी इस बात पर हंसने लगती है। हुआ ने रूमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था लेकिन वो रेडी होके हुआ से ही मिलने के लिए जा रही थी। वो उसके लिए अच्छे से ड्रेस वगैरह ये करता है, लंच वगैरह देता है और ख़ुद रेडी हो रहा था। उसने सोचा था कि आज वो मिस्टर हो बन करके रूमी से मिलने वाला है। मस्त मस्त कपड़े वपड़े पहन करके जाता है। रूमी हो की कंपनी में उसके आने का इंतज़ार कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। हो यहाँ पर ऐसे मास्क लगा करके आता है क्योंकि वह रूमी को फ़िलहाल उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहा था। जब वो यहाँ पर आता है तो रूमी अचानक से स्लिप करके गिरने लगती है और वो हो के ऊपर गिरती है। हो कहता है लगता है कि तुम मुझ पर जानबूझ करके खुद को थ्रो कर रही हो। रूमी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हो जानबूझ करके उसके लिपस्टिक की बड़ाई करता है क्योंकि घर वाला हुआ ने कहा था कि यह लिपस्टिक हो को ज़रूर ही पसंद आएगा। रूमी हो के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और कहती है कि ग्रैंडफादर ने रूमी को कंपनी से निकालने का ऑर्डर दे दिया है और मैं अब से ये प्रोजेक्ट संभाल रही हूँ। ये जानती ही हो साफ तौर से मना कर देता है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर रूमी इस प्रोजेक्ट को नहीं संभालेगी तो वो ये प्रोजेक्ट इस कंपनी को देने नहीं वाला है। अब जीजी को लग रहा होता है कि आखिरकार हो और रूमी के बीच में क्या ही अफेयर चल रहा है। इतना अमीर इंसान रूमी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें क्या कमी है जो सारे लोग ऐसे रूमी के पीछे पड़े रहते हैं। रूमी कहती है तुम्हारे खुद के ग्रैंडफादर के भी औकात नहीं है मुझे फ़िलहाल कंपनी से निकालने के लिए, वरना मिस्टर हो का ये प्रोजेक्ट तुम लोगों को मिलने से रहा। हो रूमी को प्रोजेक्ट देने की खुशी में लंच करने के लिए लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बार बार उसे उसमें हु की ही झलक नज़र आ रही थी बट वो इग्नोर कर देती ये सोचते हुए कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर उसे अपने बचपन के फ्रेंड यान का कॉल आता है जो कि चाइना वापस आ रहा था कल, तो वो उसे रिसीव करने के लिए जाने वाली थी। जब वो रूमी को किसी और लड़के से बात करते हुए सुनता है तो वो काफ़ी जेलस होने लगता है। रूमी इस बात को नहीं समझ पाती है कि वो जेलस हो रहा है और अगर वो जेलस हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, इस बात को भी वो नहीं समझ पाती है। इधर हो की बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी आदतें उसे घर वाले हो की तरह लगती है बट फिर वो सोचती है कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है और वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती है। खाना वाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं और वो यहाँ पर रूमी से पूछता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। रूमी उसे कहती है कि हाँ उसका वो किसी को पसंद करती है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अगले दिन कंपनी जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसके डैड गोवर जीजी के साथ मिल करके उसकी कंपनी ऑफिस खाली करवा रहे हैं क्योंकि जीजी वहाँ पर काम करने वाली है। रूमी हंसते हुए कहती है लगता है तुम लोगों को मिस्टर हो का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, इसी वजह से तुम लोग मुझे कंपनी से निकाल रहे हो। इस बात पर उसके फादर से कहते हैं अगर तुम अपनी पागल माँ से मिलना चाहोगे तो तुम्हें ये कंपनी भी छोड़नी होगी और वो प्रोजेक्ट बेजीजी के नाम करना होगा। लेकिन रूमी ऐसा करने से साफ मना कर देती है। जीजी यहाँ पर रूमी की मॉम को फ़ोटो तोड़ देती है गिरा करके। इस बात से रूमी गुस्सा आ जाती है और खींच करके जीजी को थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर गो भी बीच में आने का कोशिश करता है तो वो भी उसे खींच करके 2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है मैंने कहा था ना मेरी मॉम के साथ कोई मजाक नहीं। ये सब कुछ अभी चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। ग्रैंडफादर सबको ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। रूमी को वो कहते हैं कि देखो होगा अगर तुम प्रोजेक्ट एक्शन में इस कंपनी के लिए लेकर के आओगी तो फिर हम ज़रूर ही यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए लेकर के जाएंगे। रूमी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। इधर हो उस यान के बारे में अपने सेक्रेटरी से पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यान भी एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और वो भी हो के लेवल का ही है। उसे वो अपना एक लव राइवल की तरह देखने लगता है।
रूमी के फादर को उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, जब तक ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी में आ नहीं जाता तब तक कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तुम और जीजी दोनों रूमी को परेशान नहीं करोगे। और ये बातें जीजी सुन लेती हैं और अपनी मॉम को कॉल करके कंप्लेन करने लगती हैं। ये रूमी को हमेशा ही परफेक्ट चीज़ें क्यों मिलती हैं, ग्रैंडफादर भी उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रूमी जब घर जाती है तो देखती है कि वो उसका इंतज़ार करते करते सो रहा है और वो ये देख करके काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है कि वो सच में उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे हक कर लेती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये अब बस एक फ्लैट नहीं, एक घर है जो उसके घर जाने पर कोई इसका इंतज़ार कर रहा होगा। फ्लैशबैक में वो याद कर रहा था कि रूमी उसकी बचपन की फ्रेंड थी। जब वो सैड रहा करता था तो रूमी उसे आके चीयर करती थी। दैट्स वाई अब जब वो स्ट्रॉन्ग बन गया है तो वो रूमी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसका हेल्प करना चाहता है। रूमी अपनी मॉम को ढूंढ रही थी बट उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। ये बात हो को नहीं पता था। रूमी का मूड ऑफ हो जाता है तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए ऐसे ये फ़नी ड्रेस पहन करके उसे एंटरटेन करने के लिए जाता है। उसे ये फ़नी ड्रेस में डांस करता हुआ देख करके रूमी का मूड ठीक हो जाता है और वो दोनों यहाँ पर काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। हर रोज़ वो रूमी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल मोमेंट क्रिएट कर देता था। वही वो बात सोच रही होती है और यहाँ पर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और पूछने लगती है, तुम्हारे भाई हो को क्या पसंद है। तभी वो यहाँ पर आता है तो उसे कहता है कि तुम जो भी प्यार से दोगी उसे वो पसंद आएगा। याद है पिछली बार मैंने कहा था वो लिपस्टिक पसंद आएगी। हो के वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जीजी रूमी को परेशान करने लगती है। रूमी पलट के उसके ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है तो वो यहाँ पर जीजी का फिक्र करने के लिए आ जाता है। और रूमी पर गुस्सा करने लगता है कि उससे प्रॉब्लम उससे है तो वो उससे बात करे। जीजी को क्यों परेशान कर रही है। रूमी कहती है, मुझे प्रॉब्लम तुम दोनों से है। तुम दोनों ही बेवजह मुझे परेशान करने के लिए आने लगते हो। दैट्स वाई यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हर रोज़ तुम दोनों को एक ही बात बोलने के लिए। मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और बेहतर होगा कि वो मुझसे परेशान ना करे। गू को वो कहती है, मैंने तुमसे अपना एंगेजमेंट ब्रेक कर लिया है। लेकिन गू उसे मनाने का कोशिश कर रहा था। वह रूमी को अपने साथ मिलने के लिए होटल में आने के लिए बोलता है। रूमी अब फाइनली यहाँ पर जीजी और गू को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। इसी वजह से वो ये बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। गू को लगता है कि रूमी उसे प्यार करती थी तो वो उसे मना नहीं कर पा रही। उसके जाने के बाद वो अपनी बेस्टी को कॉल करती है और कहती है, कल शाम में आना ज़रूर, एक मस्त ड्रामा में तुम्हें दिखाने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हो को भी पता चल जाता है रूमी अपनी मॉम को ढूंढ रही है और वो अपने सेक्रेटरी को उसकी मॉम को ढूंढने के लिए बोल देता है। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं कि इधर जीजी को ये वो दिखाती है कि एक्चुअल में वो होश से मिलने के लिए जा रही है लेट नाइट कमरे में और वो ये दिखाती है कि वो उसके साथ रोमांस करेगी और वो उसका हो जाएगा। जीजी के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो ये काम करे, अगर वह ऐसा करेगी तो वो उसका हो जाएगा। इसी वजह से वो उन पर नज़र रखती है। हेल्पर जब वो के कमरे को क्लीन करके निकल रही थी तो उसे पैसे देने लिखे हुए वो कमरे की कीज़ ले लेती, बट वो ये नोटिस नहीं करती है कि वो रूमी की बेइज्जती है और ये वो कमरा है जिसमें कि गू ने रूमी को आज मिलने के लिए बुलाया हुआ है। रूमी इधर ग्रैंडफादर को कॉल करके बता देती है, ग्रैंडफादर जी आप लोगों को एक सरप्राइज़ देना चाहती है। उसने मुझे कहा है आपको बताने के लिए, तो आज शाम को ज़रूर आइएगा और ये सरप्राइज़ ही रहने वाला है। जीजी और उसकी मॉम होटल में जा रहे होते, वो लोग सोचते हैं आज वो रूमी की जगह उस कमरे में एंटर करेगा और वो उसके पास इंटीमेट होएगा और फिर ही उनका काम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही जीजी उस कमरे में एंटर करती है, वो कमरे में पूरा अंधेरा था और गू उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। अंधेरे में वो जीजी को रूमी समझ लेता है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इधर रूमी ग्रैंडफादर के आने का वेट कर रहे थे। ग्रैंडफादर, रूमी के डैड और उसकी स्टेप मदर यहाँ पर आती है। स्टेप मदर सोचती है रूमी यहाँ पर बाहर है तो उस कमरे में कौन है। वो अपनी बेटी को कॉल करती है लेकिन जीजी फ़ोन नहीं उठाती है। तभी वहाँ पर हु बन करके आ जाता है और जानने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है। रूमी कहती है मेरी बहन ने मेरे ग्रैंडफादर के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया है, तो बस हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। अब हु के सामने वो लोग कुछ ज़्यादा तमाशा भी नहीं कर सक रहे होते हैं और हु को भी उन्हें अंदर ले करके जाना पड़ता है। रूमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर हु भी यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आ जाएंगे और ये तो सोने पे सुहागा वाला बात हो गया।
इस तरीके से अब तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। अब उसकी मोम को उस कमरे में जाने का मन नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अंदेशा हो गया था कि यहाँ पे रूमी ने उन्हीं की बेटी को फँसाया है। जैसे ही वो लोग कमरे को ओपन अप करते हैं तो सामने यहाँ पर इस तरीके से गू और जीजी दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। उन्हें देख करके अब जीजी यहाँ पर ये बहाना देने लगती है, एक्शन में रूमी ने उसे फँसाया है। अब यहाँ पर रूमी कह रही थी, मैं भला कैसे फँसाऊँगी, तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ पर इस तरीके से मुझे सरप्राइज़ देना है। ग्रैंडफादर, अब जब मेरा हस्बैंड यहाँ पर होने वाला मुझे धोखा दे रहा है तो मैं एक चीटर के साथ तो ऐसा नहीं रह सकती ना। मैं एंगेजमेंट तोड़ती हूँ, वो भी यहाँ पर उसका सपोर्ट कर देता है। एक चीटर के साथ भला कोई कैसे ही रह सकता है। तो मजबूरी में ग्रैंडफादर को यहाँ पर उनकी बात माननी पड़ती है। वो लोग जब लौट रहे होते हैं तो लिफ्ट में वो यहाँ पर रूमी से कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं, क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रूमी हो को याद करते हुए कहती है कि हाँ, कोई है जिसे कि मैं पसंद करती हूँ और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो तो समझ रहा था कि वो इसी के बारे में बोल रही है और इसीलिए इस सिचुएशन का मज़ा ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पे रूमी को ज़्यादा डाउट ना हो, दैट्स वाई वो बहुत सारे सवाल नहीं कर रहा था। रूमी वहाँ से लौट जाती है। वो अपने सेक्रेटरी को रूमी को थोड़ी देर के लिए रोक करके रखने के लिए कहता है, ताकि यहाँ पर वो जल्दी से घर पहुँच सके। वो रूमी से बात करके उसे रोकने का कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर इस तरीके से वो जल्दी जल्दी घर पहुँचता है। और जब वो घर पहुंचता है तो इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी की मॉम जीजी पर गुस्सा कर रही थी। जीजी उन्हें बताती है कि मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया है, रूमी इस तरीके से मुझे फंसाई थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे पहले से ही ये बात पता था। अब अगर ऐसा है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। इधर घर जाती है रूमी तो उसके लिए उसके पसंद का फूड बना करके रखा हुआ था। ये देखते हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। बहुत कम ही लोगों को पता था उसकी मॉम रूमी का ये फेवरेट फ्राइड चिकन हमेशा बनाया करती थी। वो अपनी मॉम को मिस करने लगती है। वो उसे काम डाउन कराता और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे पूछता है कि अगर कुछ ऐसा है जो तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। रूमी कहती है, चीटिंग। अब वो सोचने लगता है कि उसे कैसे बताएगा। जब रूमी नहा रही थी तो उसे बार बार गू का कॉल आ रहा होता है। रूमी को बोलता है तो रूमी कहती है फ़ोन उठा लेने। वो फ़ोन उठाता है। गो उधर से माफ़ी मांगने की एक्टिंग कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि वो नहा रही है, बेहतर होगा कि तुम उसे कॉल मत करो। गो कहता है कमरा खोलो, वरना मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं खोल करके अंदर आ जाऊँगा। वो कहता है आओ आओ, अगर यहाँ पर तुम्हें नहाते हुए ही देखना है और हम दोनों को साथ में, तो तुम ज़रूर ही आ सकते हो। फ़ोन करते ही यहाँ पर रूमी आती है तो पूछती है किसका कॉल था। वो कहता है किसी बेकार इंसान का, और छोड़ो, तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। इधर गू कमरे में टकराने का कोशिश करता है, लेकिन रूमी ने लॉक को पहले ही चेंज करा दिया था। वो ने गार्ड्स को पहले ही कॉल कर दिया था, कोई चोरी छिपे हमारे घर में घुसने का कोशिश कर रहा है। तब तक गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और गू को वहाँ से लेकर के जाते हैं। रूमी को तो पता भी नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर गू आया भी था। वो मस्त यहाँ पर उसके साथ अपना रोमांस करके सो रही होती है। अगली सुबह जब हो जाता है तो देखता है रूमी कमरे में नहीं है। उसने नोट छोड़ा था कि वो यान को रिसीव करने के लिए जा रही है। जब ये बात पढ़ता है तो वो परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी वो एयरपोर्ट के लिए निकलता है, जहाँ पर कि रूमी गई हुई थी। रूमी जाकर के अपने बचपन के फ्रेंड यान से मिलती है और यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी के साथ उन्हें फॉलो कर रहा था। उन दोनों को नॉर्मली भी फ्रेंड की तरह भी हक करते हुए देख करके उसकी जो जल रही थी कि बस पूछो ही मत। वो उन्हें फॉलो करते करते जा रहा था। यान काफ़ी दिनों बाद रूमी से मिल रहा था तो वो उसे अपने साथ लंच करने के लिए चलने बोलता है। दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे यान को कॉल आ जाता है अर्जेंटली और उसे कंपनी की तरफ से जाना पड़ता है। इधर वो कोई काफ़ी सही सिचुएशन दिखता है और वो यहाँ पे रूमी को कॉल करता है और कहता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। रूमी जल्दी जल्दी घर के लिए निकलती है।
घर पे मेकअप करके हो यहाँ पर खुद को बीमार दिखा रहा था। रूमी आती है, वो पूछती है क्या हुआ, तो रूमी को यहाँ पर वो कहता है एक्चुअल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी फ़िक्र करने लगती है। उसके लिए सूप वूप बना के लेकर के आती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो सूप बनाने जाती है उसे ग्रैंडफादर का कॉल आने लगता है। वो कहता है कि वो अपनी बंदी के साथ है, रहेगा तभी तो बहू लेकर के आएगा। ग्रैंडफादर ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। रूमी यहाँ पर उसके लिए लंच लेकर के आती है, तो यहाँ पर इस तरीके से उसे वहाँ पर कॉल आ जाता है। यान का साइड में चली जाती है बात करने के लिए। वो खाए भी नहीं था, आ करके वापस से उसे खाना वो खिलाती है और कहती है कि क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है कि वो कौन है जिससे आज तुम मिलने के लिए गए हुई थी। वो यहाँ पर इस तरीके से बोलती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर अपने एक इम्पॉर्टेंट दोस्त से मिलने के लिए गई थी। तो वो उससे फिर ज़्यादा सवाल नहीं करता है रूमी। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर जीजी से मिलती है तो जीजी उसे ब्लेम लगा रही थी कि ये सब कुछ उसके साथ उसी के वजह से हो रहा है। इस बात पर वो उसे कहती है इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैंने किया ही क्या है। यहाँ पर रूमी यहाँ पर साफ कह देती है कि मैंने यहाँ पर गू से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद वो चाहे किसी के साथ रहे, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। ग्रैंडफादर से वो मिलने के लिए जाती है ताकि यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने के बारे में बात कर सकें। ग्रैंडफादर अपनी बात से पलट जाता है और बोलने लगता है कि वो उसे उसकी मॉम से तभी मिलाएगा जब वो यान से मिलने के बाद कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए। रूमी समझ जाती है कि बुढ़ऊ भी कम विशेष नहीं है और वो उसे उसकी मॉम से मिलने नहीं देने वाला है। रूमी उसे कहती है ठीक है, वो उसके से भी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लेकर के आएगी, लेकिन याद रहिए लास्ट टाइम में अगर वो अपनी मॉम से नहीं मिल पाई तो वो उन्हें जाने नहीं देने वाली है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। दोनों ही यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर और फादर आपस में खुसर फुसर करने लगते कि इसके पंख कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इससे पहले कि ये खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाए हमें इसकी मॉम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये हमारी कंपनी के लिए काम लायक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ रूमी वहाँ से निकलती है तो वो को कॉल करके कहती है कि वो डिनर टाइम तक वापस आ जाएगी। वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार यान पर जा रहा था, उसे जलस हो रहा था। रूमी यहाँ पर कहीं यान के साथ मत रहे और उसे वो पसंद मत करने लगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो हो को ऑलरेडी पहले ही पसंद करने लगी है। अब इस तरीके से वो सब कुछ छोड़ करके रूमी के पास जा रहा होता है। उसका सेक्रेटरी मीटिंग के लिए रोक लेता है। ग्रैंडफादर कॉल करते हैं, वो कहता है कि अभी रूमी उसे हाँ नहीं कही है। ग्रैंडफादर को रूमी के बारे में सब कुछ पता था, खुद ही यहाँ पर वो रूमी को हो के लिए पटाने का कोशिश करते हैं। रूमी ग्रैंडफादर को पहचानती थी कि वो मिस्टर गू के ग्रैंडफादर हैं। दैट्स वे उससे मिलते हैं तो बात करने लगती है। वो तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगते हैं तो रूमी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि हो को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर एक्चुअल में हॉस्पिटल में आए थे। वो जल्दी वहाँ के लिए निकल रहा था। इधर ग्रैंडफादर बहाने से रूमी को यहीं रोकने का कोशिश कर रहा था। रूमी कुछ दवा लेने के लिए जाती है तभी हो वहाँ पर पहुँच जाता है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मैं तो बस एक्टिंग कर रही हूँ, तुम्हारी होने वाली वाइफ को मैं घर ले जाने का प्लान कर रही हूँ। हो यहाँ पर जैसे ही रूमी इधर आती है तो जल्दी मास्क पहन लेता है। रूमी यहाँ पर हो को देख करके कहती है ओह तो तुम भी आ गए हो, चलो ठीक है आ गए हो तो ग्रैंडफादर का ख्याल रख लो, मैं जा रही हूँ। यहाँ पर ग्रैंडफादर रूमी को रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि वो हमेशा ही काम में बिजी रहता है। रूमी कहती है वो जल्दी ही मिलने के लिए आएगी। रूमी के जाने के बाद ग्रैंडफादर हो को डांट लगा रहे थे कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। ग्रैंडफादर को हो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक सारी कहानी बता देता है। ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो रूमी से झूठ बोल रहा है। वो कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मेरे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही रूमी को सारी बातें सच्चाई बताने वाला हूँ। रात में जब रूमी घर पहुंचती है तभी वहाँ पर यान भी उससे मिलने के लिए आया हुआ था। एक्चुअली वो रूमी को पसंद करता था। वो उसे यहाँ पर कन्फेस करने के लिए उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले कि वो कन्फेस कर पाता रूमी समझ जाती है और तब तक वहाँ पर हो भी आ जाता है। हो रूमी के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपका हुआ था। यान को हो की आइडेंटिटी नहीं पता थी। रूमी उसे कहती है कि फ़िलहाल तुम मुझे इसका बॉयफ्रेंड समझ सकते हो और मैंने तुम्हें हमेशा ही अपने एक अच्छा भाई एक अच्छा दोस्त समझा है, तो हमारे बीच वही रिलेशन रहने वाला है। वो भी समझ जाता है कि यान उसे पसंद करता था। वो उसके जाने के बाद यान वो यहाँ पर दिखाने लगता है कि यहाँ पर वो क्या करने के लिए आया था। रूमी ऐसे उसे किस कर लेती है और कहती है हमारे बीच तो फ़िलहाल कोई नहीं आ सकता।
यान हो की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है। उसे भी तो जानना था ऐसा कौन बंदा है। घर पर जाने के बाद वो यहाँ पर रूमी से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा और यान से क्या रिलेशन है। तो रूमी उसे बताती है कि वो उसका बचपन का फ्रेंड है और अब काफ़ी अच्छा फ्रेंड हो चुका है। वो यहाँ पर रूमी को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताना चाह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे कॉल आ जाता है और यहाँ पर वो उसे वापस से वो बात नहीं बता पाता है। रूमी इस तरीके से अपनी मॉम के बारे में पता लगा रही होती है और साथ ही में अपने डैड और ग्रैंडफादर के खिलाफ भी सबूत ढूंढ रही थी ताकि वो उसे जेल भिजवा सके। ये सबूत ढूंढने वाला बात वो को नहीं पता था। वो रूमी को कहता है प्लीज़ लाइफ में कम से कम मुझसे एक गलती तो तुम माफ़ी कर देना। रूमी को लगने लगता है कि वो कौन सी गलती के बारे में बात कर रहा है जिसको लेकर के कि वो इतना ज़्यादा सीरियस है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। इधर जीजी थी वो गू को रूमी के खिलाफ भड़का रही होती है और कहती है मेरे पास एक कमजोरी है जिसका इस्तेमाल करके तुम रूमी को अपना बना सकते हो। गो यहाँ पर जीजी की बातों में आ जाता है क्योंकि ये बात उसे अब उसके मेल ईगो पर लग गई थी कि रूमी उसे ऐसे कैसे ही इग्नोर कर सकती है। अगले दिन जीजी के बताए हुए बात को मानते हुए वह रूमी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और अगर वो इन्फॉर्मेशन तुम चाहती हो तो तुम्हें मेरे से मिलने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। रूमी को डाउट होता है कि कहीं गू सच में उसकी मॉम के बारे में तो नहीं जानता है क्योंकि उसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था। तो वो अकेले उस प्लेस पर जाने का डिसाइड करती है। वह एक अबैंडन से प्लेस था वहाँ के लिए निकल जाती है। जीजी और उसकी मॉम देख के सोच रही थी कि ये लड़की अब तो चाल में फंस गई है और अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पर वो जाने से पहले वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती है। उसे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। गो यहाँ पर आता है और कहता है कि इस तरीके से खुद तुम्हारे पापा और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारी मॉम को पागल बनाया है कंपनी के प्रॉपर्टी के लिए। तुम्हें तो तुम्हारे ही घर वालों ने लूटा है। मैंने कहा था मुझसे शादी कर लो। और रूमी को हर्ट करने वाला था लेकिन उससे पहले यहाँ पर यान आकर के रूमी को सेव कर लेता है। गुस्से में आकर के गो यहाँ पर पूरे कमरे में आग लगा देता है और उन्हें वहाँ पर मरने के लिए छोड़ करके कमरे से बाहर निकल जाता है। अभी यान रूमी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था और रूमी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है। आग बहुत तेज़ लग रहा था तब तक वो भी रूमी को बचाने के लिए उस प्लेस पर पहुँच गया था और यान वो वहाँ पहुँचता है तो वो गू को पकड़ लेते उसके बंदे लोग और उसकी क्लास वो लोग लगाने वाले थे। दूसरी तरफ ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि एक्चुअल में रूमी ज़िंदा हो या मर रही हो। लेकिन बटलर आके बताता है तो दिखावे के लिए ग्रैंडफादर और उसके फादर को उस प्लेस पर जाना पड़ता है। दोनों माँ बेटी को तो पता था कि शायद उनका काम हो चुका है। जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक पूरा बंगलो ऐसे जल चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद रूमी यहाँ पर नहीं बची है। इस बड़ों को तो अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का पड़ा था कि उनकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। झूठ मूठ का जीजी और उसकी मॉम रोने धोने की एक्टिंग करने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर रूमी बाहर आ जाती है। उसे सही सलामत देख करके तो उसकी मॉम और उसकी बहन का मुँह ही बन जाता है। रूमी कहने लगती है लगता है कि तुम लोग खुश नहीं हो मुझे देख करके। रूमी कहते थे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मॉम लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हम बहुत ही खुश हैं। रूमी कहती है अफसोस कि मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ सबूत है किस तरीके से तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर किडनैप करवाया था और जान से मरवाने का प्लान किया है। रूमी के पास यहाँ पर वो वॉइस रिकॉर्डिंग थी और वो उन्हें सुना देती है। ग्रैंडफादर को जब ये बात पता चलता है तो वो जीजी पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। और प्रॉब्लम इतना ही नहीं था, रूमी के पास यहाँ पर उसके फादर के लिए भी अच्छा खासा सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ ये था कि वो यहाँ पर ये दिखा देती है कि जीजी खुद उसकी बेटी ही नहीं है, उसकी खुद की बीवी ने उसे धोखा दिया और जीजी किसी और की बेटी है। ये पोल जब यहाँ पर खुल जाता है तो उसकी मॉम और जीजी को वहाँ घर से बाहर निकालने के लिए उसके ग्रैंडफादर ऑर्डर दे देते हैं। और यहाँ पर जीजी का जो डैड था वो अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाह रहा था क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था, भले ही वो खुद कई जगह क्यों ना मुँह मार रहा हो। इधर गू की पिटाई चल रही थी। गू को लग रहा होता है कि वो कौन है जो कि इतने गार्ड्स को लेकर उनकी पिटाई कर रहा है। वो जैसे ही वह मास्क लगाता है तो गू से पहचान जाता है कि ये तो मिस्टर हो है। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है रूमी से तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और उसे जब पता चलेगा तो वो तुम्हें माफ़ करेगी। वो बस स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है।
रूमी यहाँ पर यान को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो वो उसके पीछे पीछे चले जाता है। रूमी कहती है तुम यहाँ कैसे? तो वह कहता है मुझे लगा तुम यान से मिलने के लिए जाओगी तो मैं भी चल लेता हूँ। वहाँ जाती है वो यान को थैंक्स कहने लगता है कि तुमने भाई रूमी का जान बचाया है। रूमी यहाँ पर डॉक्टर से कुछ और दवा लेने के लिए जाती है तो यान यहाँ पर वो को कहता है तुम जो ये आइडेंटिटी छुपाने का गेम खेल रहे हो तुम्हें नहीं लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है? रूमी को यहाँ पर झूठ से सख्त नफरत है और अगर उसे पता चलेगा कि तुमने लिटरली उसे झूठ बोला है तो फिर उसे बहुत ही गुस्सा आएगा। वो उसे कहता है कि देखो तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की जान बचाई, उस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे और रूमी के बीच में जो भी ये मैटर है वो मैं खुद भी हैंडल कर लूँगा। तभी वहाँ पर रूमी आने लगती है और ये लोग जल्दी जल्दी टॉपिक बदल लेते हैं और वह रूमी को वहाँ से लेकर के जाता है। और ज़्यादा देर तक यान के साथ उसे नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ घर जाकर के हो को सच में डर लगने लगा था कि कहीं रूमी उसे सच में ना छोड़ दे, उसे इस बात की सच्चाई पता चले तो कि वो कौन है, क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था। वो रूमी से कहता है कि वो उसे उसके रिश्ते को नाम देने के लिए कब तैयार है। रूमी कहती है वो सोच रही है ऐसा करने के लिए। तभी वहाँ पर उसे कॉल आने लगता है तो वो सोचता है कि वो रूमी को बाद में इस बारे में सच्चाई बताएगा। रूमी यहाँ पर अपनी मॉम को लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी और उसकी मॉम की बहुत ही बुरी हालत थी और इस तरीके से वो लोगों को घर से तो निकाल ही दिया गया था। रूमी को वो लोग कह रहे होते हैं तुम्हारी भी यही हालत होगी आज नहीं तो कल। रूमी अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है तो वो लोग कह रहे होते हैं हम लोगों ने यहाँ पर तुम जीजी और उसकी मॉम को घर से निकाल दिया है, कंपनी के प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर रूमी ने अपने डैड के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया था। उन्होंने टैक्स का इन्वेजन किया था। पुलिस यहाँ पर आती है और उसके डैड को पकड़ के लेकर के जाती है। उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर कहने लगते हैं तुम अपने ही डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रूमी कहती है जब वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बेहतर होगा कि मेरी मॉम कहाँ है आप लोग ये बात बता दो, और अगर नहीं बताया आपने तो आपका भी आने वाले टाइम में यही हालत होगा। लेकिन उसका ग्रैंडफादर जानता था कि इतनी आसानी से वो अपनी मॉम को ढूंढ नहीं पाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जब वो घर जाती है तो हुओ को शादी करने के लिए बोलती है। हुओ से कहता है कि ये कन्फेशन वाला मैटर तो उनका होने वाला है तो फिर वो उसे कन्फेस करेगा। वो सब कुछ प्रिपरेशन कर रहा होता है और दूसरी तरफ यान यहाँ पर रूमी को सच्चाई बताना चाह रहा था हुओ की आइडेंटिटी का। अगले दिन हो रूमी को कन्फेस करने का प्रिपरेशन कर रहा होता है। रूमी उस प्लेस के लिए निकल रही थी और इधर यान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि रूमी को तुम्हारी सच्चाई तो आज मैं बता करके रहूँगा, बहुत हो गया, तुमने उसे बहुत झूठ बोले। तभी रूमी वहाँ पर आ जाती है और उसे वो के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा रिच और वो कौन है। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जब तक वो उसके पीछे जाता तब तक रूमी वहाँ से जा चुकी थी। वो रूमी को ढूंढते रह जाता है लेकिन रूमी के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। सैड होकर के वो घर जाता है तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि भाग गई ना तुम्हारी बीवी, मुझे लगा था कि तुम कुछ ऐसी हरकत करोगे जिससे कि वो गुस्सा करके चली जाएगी। वो उसे ढूंढने में लग जाता है कि आखिरकार वो उसे छोड़ करके कहाँ ही जा सकती है। ग्रैंडफादर को भी रूमी की फिक्र हो रही थी कि वो उसे छोड़ करके कहाँ चली गई। फाइनली अगले दिन उसे पता चलता है कि रूमी ने कहाँ पर फ्लैट रेंट पर लिया हुआ है। वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन इधर उसके ग्रैंडफादर ने उसे किडनैप कर लिया था और साथ में उसकी मॉम भी थी। वो कह रहे होते हैं कि कंपनी के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सारे डिस्ट्रॉय कर दे वरना वो उसकी मॉम को मार डालेंगे। लेकिन वो यहाँ पर डरने के लिए अब तैयार नहीं थी और उसने फाइनली यहाँ पर बोल दिया था कि वो ऐसा नहीं करने वाली है। इससे गुस्सा होकर के यहाँ पर उसके जो ग्रैंडफादर थे वो गुस्सा होकर के उसे पनिशमेंट देने के लिए सोच रहे होते हैं। लेकिन तब तक वो आके उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता और कहता है एक्चुअल में मैं खुद भी यहाँ पर तुम्हारी मॉम को इन्वेस्टिगेट करा रहा था। पुलिस यहाँ पर रूमी के ग्रैंडफादर को भी पकड़ के लेकर के जाती है। फाइनली यहाँ पर रूमी की मॉम को एंटीडोट दिया जाता है जो कि पॉइजन उसके ग्रैंडफादर ने उसके मॉम के बॉडी में इंजेक्ट किया था। उसका असर काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो जाता है। वो अपनी बेटी को पहचान रही होती है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल
लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से रूमी अब थोड़ा सी ही फील कर रही होती है। वो उसे माफ़ी मांगता है उसे झूठ बोलने के लिए, तो वो उसे माफ़ भी कर चुकी थी उसकी गलती के लिए। ग्रैंडफादर भी यहाँ पर आते हैं और सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। फाइनली यहाँ पर रूमी की मॉम की भी जान बच जाती है। कहानी के एंड में यहाँ पर रूमी को एक सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पर हुओ की मेमोरीज और उसकी पर्सनल डायरी ग्रैंडफादर और हुओ की बहन ने उन्हें भेजे हुए थे, जिसे देखते ही रूमी समझ जाती है कि हुओ रूमी को बचपन से जानता है। उसकी पर्सनल डायरी जब वो पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि वो बचपन से ही उसे पसंद करता है, उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है इस चीज़ को लेकर के। फाइनली वो उसे कन्फेस करता है और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।